Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887. We have discussed up till section 44. In today's video we are going to discuss section 45. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. हम स्टडी कर रहे थे टॉपिक ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ द टेनेंट के टेनेंट को किस तरह से इजेक्ट आउट किया जा सकता है। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने ग्राउंड्स ऑफ इजेक्टमेंट को डिस्कस किया था और प्रोसीजर ऑफ इजेक्टमेंट को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इजेक्टमेंट ऑफ द टेनेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर बाय नोटिस कि अगर कोई टेनेंट है जिसका कॉन्ट्रैक्ट ईयर टू ईयर है, सालाना बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट है टेनेंसी का, तो अगर आपने उसको इजेक्ट आउट करना है तो वो कैसे करना है। सेक्शन 45 कहता है कि ईयर टू ईयर टेनेंट को नोटिस के थ्रू, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है कि नोटिस के थ्रू आप उसको किस तरह से इजेक्ट आउट कर सकते हैं। अब नोटिस किसने भेजना है, कैसे भेजना है, उस नोटिस में क्या क्या चीजें होंगी, ये तमाम डिस्कस कर रहा है सेक्शन 45। सब सेक्शन 1, on receiving the application in any such case as is mentioned in clause A of section 42, the revenue officer, if the application is in order and not open to the objection, causes a notice of ejectment to be served on the tenant. सब सेक्शन 1 कहता है कि सेक्शन 42 की क्लॉज बी में जो हमने केस डिस्कस किया था कि जहां पर टेनेंट का राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं है और फिक्स टर्म के लिए उसने उस जमीन को होल्ड नहीं किया, तो ऐसी सूरत में अगर वो फिर भी अपना राइट क्लेम करता है तो लैंडलॉर्ड उसको इजेक्ट आउट करना चाहता है, तो लैंडलॉर्ड ने एप्लीकेशन दे दी रेवेन्यू ऑफिसर को। अब जैसे ही रेवेन्यू ऑफिसर को ये एप्लीकेशन मौसूल होगी तो सेक्शन 45 क्या कहता है कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर को लगता है कि ये एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है, इस पर किसी तरह के कोई भी एतराजात नहीं किए गए, तो वो इस एप्लीकेशन के ऊपर एक नोटिस तैयार करेगा और उसको भेज देगा टेनेंट को। सिंपली रेवेन्यू ऑफिसर को लैंडलॉर्ड की एप्लीकेशन मौसूल होने के बाद वो एक नोटिस तैयार करेगा और भेज देगा टेनेंट को। सबसेक्शन 2, अ नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी सर्व्ड आफ्टर द 15th डे ऑफ नवंबर इन एनी एग्रीकल्चरल ईयर। अब ये नोटिस भेजना कब है? सबसेक्शन 2 कहता है कि किस डेट को आपने नोटिस भेजना है। हर एग्रीकल्चर ईयर की नवंबर की 15 डेट से पहले पहले आपने ये नोटिस टेनेंट को भेजना है। यानी कि एग्रीकल्चरल ईयर स्टार्ट होता है 15 जून से, तो उससे पहले 15 नवंबर से पहले पहले ये नोटिस पहुंच जाना चाहिए टेनेंट के पास रिगार्डिंग दी इजेक्टमेंट। नवंबर 15 के बाद आप ये नोटिस नहीं भेज सकते। Subsection 3, the notice shall specify the name of landlord on whose application it is issued and describe the land to which it relates, and shall inform the tenant that he must vacate the land before the first day of May next following, or if he intends to contest his liability he must institute a suit for that। अब पहली बात कि उस नोटिस के अंदर क्या क्या चीजें लिखी होंगी रेवेन्यू ऑफिसर की जानिब से। नोटिस के अंदर सबसे पहले लैंडलॉर्ड का नाम लिखा जाएगा। नोटिस की डिस्क्रिप्शन कैसी होगी? लैंडलॉर्ड का नाम, जिस जमीन को वो टेनेंट यूज कर रहा है उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी कि वो जमीन कहाँ पर वाक़या है, किस जगह से वो जमीन को कर रहा है, वो तमाम चीजें। और उसके साथ साथ टेनेंट को उस नोटिस में इन्फॉर्म किया जाएगा कि वो इस जमीन को खाली कर दे। कब खाली कर दे? 1 मई से पहले पहले, यानी कि एग्रीकल्चरल ईयर के नवंबर 15 से पहले आपने नोटिस भेजा, फिर एग्रीकल्चर ईयर ख़त्म होने से पहले 1 मई से पहले पहले नोटिस में लिखा जाएगा कि आपने ये ज़मीन खाली करनी है।
प्लस अब आगे लिखा हुआ है, अगर वो अपनी लाइबिलिटी को कंटेस्ट करना चाहता है, ही मस्ट इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर दिस पर्पस इन अ रेवेन्यू कोर्ट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस। अगर उसको लगता है टेनेंट को कि मुझे कुछ कंपनसेशन मिलनी चाहिए, तो उसको ये राइट दिया गया है कि वो रेवेन्यू कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर सकता है इस नोटिस से रिलेटेड। लेकिन सूट उसने कब फाइल करना है? जिस दिन से उसको नोटिस मिला है उस नोटिस के 2 महीने के अंदर अंदर, यानी कि नवंबर 15 को उसको नोटिस मिला है, उसके बाद 2 महीने कब तक आगे, 15 जनवरी से पहले पहले उसके पास टाइम है कि वो नोटिस से रिलेटेड अगर सूट कंटेस्ट करना चाहता है तो वो सूट फाइल कर सकता है। अब इसके बाद आ जाते हैं सबसेक्शन 4 के ऊपर। सबसेक्शन 4 कहता है the notice shall also inform the tenant that if he does not intends to contest his liability to be ejected and has any claim for compensation on ejectment, he should within 2 months from the date of service of the notice prefer his claim to the revenue officer। अब सबसेक्शन 5 कहता है कि नोटिस के अंदर ये चीज मेंशन की जाएगी, टेनेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा कि अगर वो अपनी लाइबिलिटी को कंटेस्ट नहीं करना चाहता और ना ही वो कोई कंपनसेशन क्लेम करना चाहता है, तो ऐसी सूरत में यानी कि जो इम्प्रूवमेंट्स उसने ज़मीन के ऊपर की हैं अगर वो उनको भी क्लेम नहीं करता तो उसने क्या करना है, 2 महीने के अंदर अंदर, यानी कि जिस दिन से नोटिस सर्व हुआ है उसके 2 महीने के अंदर अंदर वो अपना क्लेम रेफर करेगा रेवेन्यू ऑफिसर को। तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर उसकी इजेक्टमेंट का ऑर्डर पास कर देगा। अब सब सेक्शन 5 क्या कहता है, if within 2 months from the date of service of the notice the tenant does not institute a suit to contest his liability to be ejected, a revenue officer। अब यहाँ पर क्या है, पहले हमने कहा कि नोटिस के अंदर ये चीज मेंशन की जाएगी। अब नोटिस मिलने के बावजूद भी वो टेनेंट नोटिस के 2 महीने के बाद सूट कंटेस्ट नहीं करता, तो रेवेन्यू ऑफिसर लैंडलॉर्ड की एप्लीकेशन के ऊपर इसका इजेक्टमेंट ऑर्डर पास कर देगा। सिंपली उसको टाइम दिया गया था कि वो अपनी लाइबिलिटी को कंटेस्ट करे, उसने नहीं किया, सूट फाइल नहीं किया, तो स्ट्रेट अवे रेवेन्यू ऑफिसर उसकी इजेक्टमेंट का ऑर्डर पास कर देगा। अब इसी के साथ एक प्रोवाइजो अटैच की गई है और वो प्रोवाइजो क्या कहती है, दैट द रेवेन्यू ऑफिसर शैल नॉट मेक द ऑर्डर until he is satisfied that the notice was duly served on the tenant। रेवेन्यू ऑफिसर इजेक्टमेंट का ऑर्डर उस वक्त तक पास नहीं करेगा जब तक उसको ये सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती कि ये जो नोटिस उसने तैयार किया है वो प्रॉपरली टेनेंट को पहुंचा है या नहीं, प्रॉपर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। Subsection 6, if within these 2 months the tenant institute a suit to contest his liability to be ejected and fails in the suit, अगर ये टेनेंट नोटिस मौसूल होने के 2 महीने के अंदर अंदर अपनी लाइबिलिटी को कंटेस्ट करता है, सूट फाइल करता है, लेकिन वो उस सूट में नाकाम हो जाता है, सूट उसके अगेंस्ट डिसाइड हो चुका है, तो ऐसी सूरत में द कोर्ट बाय विच द सूट इज डिटरमिन्ड शैल बाय इट्स डिक्री डायरेक्ट द इजेक्टमेंट ऑफ द टेनेंट। तो जिस कोर्ट में सूट फाइल हुआ है वो कोर्ट डिक्री पास करेगी और उस डिक्री के अंदर इजेक्टमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा। सो सेक्शन 45 ने सिंपली हमें क्या बताया कि सबसे पहले रेवेन्यू ऑफिसर को लैंडलॉर्ड की एप्लीकेशन मिलेगी, वो टेनेंट को एक नोटिस भेजेगा। नोटिस कब भेजेगा, वो 15 नवंबर से पहले पहले। नोटिस के अंदर लैंडलॉर्ड का नाम, डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड और साथ में बताया जाएगा कि 1 मई से पहले पहले आपने ये लैंड वेकेट करनी है। साथ ही साथ टेनेंट को टाइम दिया गया है कि नोटिस सर्व होने के 2 महीने के अंदर अंदर वो सूट फाइल कर सकता है, लाइबिलिटी को कंटेस्ट कर सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो स्ट्रेट अवे इजेक्टमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाएगा रेवेन्यू ऑफिसर की जानिब से। अगर वो सूट को कंटेस्ट करता है, नाकाम हो जाता है, तो फिर जो इजेक्टमेंट ऑर्डर है वो कोर्ट की डिक्री के थ्रू पास किया जाएगा और बिल्कुल ऐसा समझा जाएगा जैसे रेवेन्यू ऑफिसर ने ये ऑर्डर पास किया है। अब इसके साथ एक सिंपल सा सेक्शन है, सेक्शन 46। सेक्शन 46 बात करता है पावर टू मेक दी रूल्स। अब किस तरह के रूल्स बनाने की पावर, सो सेक्शन 46 कहता है द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे मेक दी रूल्स प्रिस्क्राइबिंग।
अब पहली बात करती है, पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है कि वो रूल्स बना सकता है। अब किस तरह के रूल्स बना सकता है? नंबर 1, the form and language of applications and notices under the two last foregoing section। अब इससे पहले जो सेक्शंस में हमने एप्लीकेशन की बात की जो लैंडलॉर्ड रेवेन्यू ऑफिसर को देता है या नोटिस जो रेवेन्यू ऑफिसर टेनेंट को दे रहा है, वो किस फॉर्म में लिखना है या किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा, वो एप्लीकेशन किस तरह की होगी या नोटिस किस तरह से होगा, इससे रिलेटेड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास पावर है कि वो रूल्स बनाएगा। एंड सेकेंडली, द मैनर इन विच दोज एप्लीकेशन एंड नोटिस आर टू बी साइंड एंड अटेस्टेड, और वो तरीकाकार जिसके मुताबिक इन एप्लीकेशंस या नोटिस के ऊपर सिग्नेचर होना है या ये एप्लीकेशन या नोटिस अटेस्ट होने हैं, उससे रिलेटेड रूल्स बनाने की जिम्मेदारी भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है। सो सिंपल सा सेक्शन था। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 45 और सेक्शन 46 के ऊपर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि ईयर टू ईयर के वाले टेनेंट को किस तरह से इजेक्ट आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जनरल प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।